नमस्कार। बजट 2017 पर खास कार्यक्रम इकोनॉमी का हाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। कहते हैं कि असली गांव भारत में बसता है, माफ कीजिएगा, जो भारत है वो गांव में बसता है। और अगर देश का जो बजट बनाना है तो उसे गांव के विकास का बजट बनाना होगा, किसानों का बजट बनाना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले साल के बजट की तरह इस बार भी देश के बजट का फोकस खेत खलिहान ग्रामीण विकास पर केंद्रित होने जा रहा है। लेकिन लगातार 2 सालों से मानसून की बेरुखी का असर देश के बजट पर साफ दिखाई देगा और यही वित्त मंत्री की शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज चर्चा खेतीबाड़ी और गांवों के विकास में बजट के फोकस पर। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। तजामुल हक साहब जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हरवीर सिंह जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, एडिटर, मनी भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि क्या कुछ किया गया है पिछले बजट में, जो बड़ी बातें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो किसानों को इस साल के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का लक्ष्य है वो टारगेट पूरा होने का भरोसा बैंकों ने दिया है। कम से कम ये एक बड़ी बात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अगले 5 साल के लिए कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना को मंजूरी दी है। अगर इस साल की बात करें तो करीब 6,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 14 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड देने का लक्ष्य, सॉइल हेल्थ कार्ड 5 करोड़ दिए जा चुके हैं। 101 नई प्रयोगशालाओं को मंजूरी, रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। इन सभी जो कदम उठाए गए हैं उनसे। हक साहब क्या कहेंगे, इस बार कृषि को लेकर के सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी वित्त मंत्री? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा 2 कारणों से। एक तो है कि पिछले 2 सालों से देखा आपने कि किसानों की हालत ठीक नहीं है। ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ करीब करीब ना के बराबर है, टोटल स्टैग्नेशन है। साथ साथ पिछले कई सालों से 2006 से तो क्लियरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। अच्छा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है थोड़ा, लेकिन जितना उम्मीद करते थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल एक स्टैग्नेशन है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में। लेकिन बजट के नंबर्स तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, उस तरह से जो नहीं आपको मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। हर एक डेटा, हर एक गवर्नमेंट का ही डेटा, हमारा अपना डेटा नहीं है, वो स्टैग्नेशन है। अब सवाल ये है कि इस बार अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कृषि की विकास की दर में बढ़ोतरी हो, 4% भी हम पहले सोचते थे, अब तो 4% से नीचे जाके 2% के आसपास हो रहा है ओवरऑल एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में। इसको अगर बढ़ाना है तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट में, दोनों पब्लिक इन्वेस्टमेंट और साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कहाँ करने से हो। जैसे आपने कहा सिंचाई पे, सिंचाई नंबर 1 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट का भी है और मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्लियरली बजट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसका। वाटर सेट डेवलपमेंट भी उसी तरह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का जो है प्रबंधन है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे इंटरेस्ट सबवेंशन हो। अच्छा। कहने का मतलब मेरा सुझाव कई सालों से रहा है, अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है, हो सकता है करें। 50,000 तक कम से कम हर एक किसानों को 0% इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए। और दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको रियल सेंस में हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए अभी एग्जिस्टिंग रेट जो है आपका 9 से 14% तक है। तो उसको मेरा सजेशन है कि उसको कम से कम आप 4% पे लाइए, तब जाके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ेगा। दूसरी बात एक और है जो आपने कहा कि अभी रिस्क का कॉन्टेस्ट में अभी सरकार ने जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का स्कीम अनाउंस किया, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि बजट तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। गवर्नमेंट प्रीमियम सब्सिडी देंगी और लार्ज स्केल कवरेज होगा। 20-25% फार्मर्स नहीं, गवर्नमेंट का टारगेट है कि कम से कम 50% फार्मर्स इसमें कवर हो, और हो सकता है और ज़्यादा हो मेरे हिसाब से। तो आप कह रहे हैं कि 2 बड़े फोकस होंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और जो सुरक्षा है किसानों को उसकी जरूरत पे बल दिया जाएगा। हरवीर जी, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के सामने शायद कृषि के मोर्चे पर ही होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि एग्रीकल्चर एक ट्रबल्ड सेक्टर है। जो आप पहले ही आप एडमिट कर रहे हैं कि ट्रबल्ड सेक्टर है, तो सबसे पहले आपको उसको संकट से बाहर निकालना है जिस सेक्टर को में दिक्कत है। और उसके लिए सबसे अहम बात जो है, जैसे हक साहब ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, प्लस मेरा मानना है कि फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी और उसका लॉस कैसे मिनिमाइज होगा। ये 2 चीज़ें वित्त मंत्री के लिए सबसे अहम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार देखने को आता है, डिस्पाइट के 2 ड्राउट हुए हैं, एक सीजन और ख़राब गया है बारिश की, बेमौसम की बारिश के, उसके बावजूद उत्पादन पर उतना नकारात्मक असर नहीं आया है। लेकिन
फार्मर्स की जो इनकम है और उनके जो हालत है वो अभी उस अनुपात में बेहतर नहीं हो रही है जिसमें होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब उनके पास जो है इनकम उनकी बढ़ेगी। अब उसके लिए क्या रास्ता रहेगा, कैसे आप प्रोविजन करेंगे बजट में, ये बात सही है कि अगर आप क्रेडिट बढ़ा देंगे तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा, इनपुट कॉस्ट घट जाएगा। और ये लेकिन बहुत अहम क्रेडिट उनकी component इनकम नहीं है, क्रेडिट को तो इनकम से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। देखिए क्रेडिट इनकम में इसलिए इनकम हो जाता है क्रेडिट, अगर आप कोई उत्पादन जब करते हैं और उसमें आपकी लागत घट जाती है तो मार्जिन बढ़ेगा, आपका मार्जिन अपने आप में इनकम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग लगातार जो फोकस सरकार का है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के ऊपर है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर हमें जो क्रेडिट का जो बेनिफिट, जो इंसेंटिव मिलता है ब्याज का, इंटरेस्ट सबवेंशन, वो देना पड़ेगा। उसके बाद चलिए, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो अभी 4% मिलता है, आप कहते हैं लॉन्ग टर्म में भी आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अगले जो कदम है उनकी तरफ रुख करते हैं कि क्या कुछ किए जाने हैं। कृषि विकास और केंद्र के विस्तार के लिए करीब करीब 3000 करोड़ रुपए, खाद्य सुरक्षा मिशन को 1300 करोड़ रुपए इस साल मिले हैं। शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। जो दूसरे और जो कदम है, जो सभी मंडियों को जिसकी बात आपने की कि कैसे इनकम कैसे बढ़ाई जाए, शायद ये जो ऑनलाइन डेवलपमेंट है मंडियों को जोड़ने का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए, उसको शायद कुछ इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसमें कुछ और कदम देखने को मिल सकते हैं। सितंबर 2016 तक उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब 200 मंडियां जुड़ सकेंगी, और अभी तक 111 करोड़ रुपए इसको मंजूर किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो हैक साहब ने सब पहले ही उठाई कि शायद जो रिसर्च है उसको भी एक तरह से फोकस में लाना होगा, और ये शायद इस बजट का एक फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कृषि शिक्षा यानी जो एजुकेशन है उस पर भी बढ़ोतरी दी जाएगी। हैक साहब, आप तो लगातार एडवाइस करते रहे हैं सरकार को, सरकार से आपको सुनने को क्या मिल रहा है, कैसे ये बजट इन सवालों का कैसे जवाब देगा? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार इम्प्रूवमेंट होगा बजट एलोकेशन में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड रिसर्च दोनों में ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, और टेक्नोलॉजी जनरेशन और ट्रांसफ़र के जरिए वही है कि R&D पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा खर्च करिए। ठीक है, एक तो वो है। दूसरी बात, अपने मार्केट डेवलपमेंट की बात कही, नेशनल मार्केट या मार्केट इंटीग्रेशन की बात, ऑलरेडी गवर्नमेंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह करने के लिए फोकस है इस बार मेरे ख्याल से उसमें भी एलोकेशन काफ़ी सब्सटेंशियली बढ़ेगा। ये दो चीज़ तो मुझे एटलीस्ट एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि होगा। चलिए, ये पॉजिटिव होगा। हरवीर जी, आपको लगता है कि ये जो मंडियों को, चाहे मतलब जो खेत है उसको बाजार तक लाने की जो पहुंच है, उसमें बजट क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, लगातार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, और ये एक केंद्र बिंदु रहा है एग्रीकल्चर में लेकर के कि फार्म टू फोर्क, किसान से उपभोक्ता तक जो है, जो कोई भी उत्पाद है उसकी कीमत कई गुना बढ़ती है, उसका बेनिफिट किसान को नहीं मिलता। अगर इलेक्ट्रॉनिक फार्म ये आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाता है किसानों को, और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका हो जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि बन जाए। सो उसमें ये होगा कि एक तो उनके अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कहाँ किस प्रोडक्ट का क्या दाम है, क्या डिमांड है, और अगर सीधे एक किसान नहीं तो किसानों के जो ग्रुप हैं वो जाकर के अपने प्रोड्यूस की वहाँ पर सेल कर पाएंगे, ये सबसे अहम है। और उसमें हालांकि एक फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन की बात लगातार हो रही है, और एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एक है, वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसको और मैसिव स्केल पर ले जाना पड़ेगा। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी जो एम्फेसिस है सरकार की, कि आप आसपास के कोई फार्मर किसी भी लोकल मंडी पे हर एक मंडियों का इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकता है कि कौन से मार्केट में क्या प्राइस है किसी कमोडिटी का, उसी हिसाब से उनको बेचना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्फॉर्मेशन इज पावर। इन्फॉर्मेशन इज पावर, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसानों की सुरक्षा है उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अभी हमने हाल में देखा कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है जो किसानों को लेकर के, उस पर काफ़ी जोर दिया गया। जो मुआवजे की स्थिति है उसको एक तरह से उसमें बदलाव किया गया, और जो पहले जो फसल बर्बाद हो जाती थी 50%, अब उसको घटा करके 33% पे ही जो आपके जो कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो अभी आ रहे हैं, जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि कृषि को केवल खेती बाड़ी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, एलाइड सेक्टर्स, उनको भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। शायद उसमें कुछ कॉर्पोरेट एंगल दिखाई देता है हरवीर जी, और मुझे लगता है कि एक उद्योग की तरह कम से कम उस एलाइट सेक्टर को जरूर देखने की कोशिश करेगी सरकार। बिल्कुल देखना चाहिए, और ये अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रोसेस फूड में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में,
और कंट्रोल टेम्परेचर के स्टोरेजेस बनाने में, वहाँ ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो उसमें अगर इस तरफ निवेश होता है, हालांकि सरकार लगातार इंसेंटिव देती है, कोल्ड स्टोरेज में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मांग रहे हैं बार-बार। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो देखिए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री स्टेटस दे देना चाहिए। अच्छा, उसमें गलत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने में? इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसमें अगर ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी भी जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है फूड प्रोडक्ट्स में लेकर के, उनके रिटेल को लेकर के, वो सीधा उन्हीं मंडियों के ऊपर निर्भर करता है जो पहले से मौजूद है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगर ये लोग भारी निवेश करते हैं, जिसके बहुत ही पोटेंशियल है, क्योंकि किसानों के स्तर पर उस तरीके का बड़ा निवेश नहीं हो सकता, और सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि इनके लिए क्या होगा कि आपके लिए एंड कंज्यूमर अवेलेबल है, आपके लिए मार्केट का आपका पूरा नेटवर्क अवेलेबल है, तो आप फार्मर को उसके साथ जोड़ सकते हैं। और इसीलिए शायद एंटरप्रेन्योरशिप पर सरकार भरोसा भी नहीं, उसमें ये जो एक्चुअली एग्री बिजनेस कंसोर्शियम वाला है, उसमें यही है कि जो प्रोड्यूसर्स कंपनी बना करके फार्मर्स अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरीके से आगे ला सकते हैं। हालांकि इसमें अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे डेयरी सेक्टर है, अभी बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि जो खेती बाड़ी है उसको उद्यमिता के साथ जैसे ही आप जोड़ते हैं, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आप शिफ्ट करते हैं फोकस, ग्रामीण विकास की तरफ आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी योजनाएं हैं सरकार की ग्रामीण विकास को लेकर के, जिसमें जो बजट आवंटन किया गया वो काफ़ी। मनरेगा देखिए अभी तक का सबसे ज़्यादा 41,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था, इस साल बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। या इसके स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए बजट का इंतजार है हमें। दूसरी बड़ी स्कीम ग्रामीण विकास की, मनरेगा के आगे अगर आप जाएं तो कृषि सिंचाई योजना के अलावा जो कौशल विकास है, 1500 करोड़ रुपए पिछले इस साल के लिए दिए गए हैं। 1.25 लाख लोगों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। ये शायद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर स्किलिंग को बढ़ावा दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना सरकार की। विद्युतीकरण के लिए 33,453 करोड़ रुपए, 3500 गाँव को रोशन करने का टारगेट है। अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा है उसके आंकड़े अभी तक हमारे पास अभी आ नहीं पाए हैं। ग्राम सड़क योजना 26,000 किलोमीटर का निर्माण का टारगेट, अक्टूबर तक इसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है। 17,800 किलोमीटर सड़क एक तरह से पूरी हो चुकी है। ये ऑल वेदर रोड्स हैं जिनको गांव के साथ ऐसे हैबिटेशंस जो हैं उनके साथ जोड़ना है। साथ ही साथ अगर इन जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं हक साहब, जो ग्रामीण विकास की, उसमें कहाँ आपको फोकस लगता है कि इस बार ज़्यादा आवंटन होगा, कहाँ पर वीक लिंकेजेस इस साल रह गए हैं जो अगले साल के बजट में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे वित्त मंत्री? एक तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, चाहे मनरेगा है, चाहे सिंचाई योजना है, चाहे आपके RKVY है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, उसमें प्रॉपर कन्वर्जेंस करके कैसे रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बढ़ाया जाए और इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट किया जाए, उस पर फोकस होगा। आपको लगता है कि इंटीग्रेशन किया जाएगा? बिल्कुल फोकस रहेगा वो इस बार, चूँकि कन्वर्जेंस के थ्रू से कि कैसे मैक्सिमम फंड्स भी अवेलेबल हम मानते हैं कि ये बजट में शायद होना चाहिए, बेसिकली सभी लोगों का फीलिंग है। और दूसरी बात एक और है इसमें कि जैसे आपने पावर का कहा, तो सोलर पावर के लिए, डेवलपमेंट के लिए कैसे लोकल लेवल पे ग्रिड वगैरह बना के कैसे किया जाए कि पूरा गांव में विद्युतीकरण हो। और तो विद्युतीकरण और हर खेत में पानी, ये तो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा फोकस रहा है। तो मेरे ख्याल से इस बार बजट में भी हर खेत को पानी को इस साल तो 1000 करोड़ दिए गए थे जो सिंचाई योजना के तहत। हरवीर जी, आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग फोकस होगा बजट का? मेरे ख्याल से जो हर खेत को पानी की बात है उसके ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए। और मेरा मानना है कि बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब 1000 करोड़ की बात नहीं, 10,000, 20-25,000 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना चाहिए। अच्छा। उसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, चेक डैम से करें, तालाब के जरिए करें, ड्रिप इरीगेशन के लिए करें, किसानों को पौंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करें अपने खेतों के अंदर जो है। और जो सरकार की अधूरी परियोजनाएं हैं सिंचाई की, उनको अगर लास्ट माइल पे कुछ रुकी हुई हैं उनको पूरा करा दे, तो ये एक बड़ा काम है। क्योंकि अगर आप किसान को सिंचित कर देंगे उसकी भूमि को, तो उसकी आमदनी अपने आप ही बढ़ जाएगी। बहुत सारी हमारी ऐसी ज़मीन है जो कि एक फसली ज़मीन है, वो 2 फसली हो जाएगी, उसकी आमदनी सीधी 2 गुनी हो जाएगी। और बार बार जो सूखे का चक्कर होता है, उससे कहीं ना कहीं एक उसको एक सिक्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी कि उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोकस अगर सरकार को करना है, सिंचाई पर जितना बड़ा फोकस कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हक साहब, ग्रामीण विकास के जो और दूसरे कार्यक्रम हैं, चाहे वो इंदिरा आवास में मुझे लगा कि 20 लाख घर बनाने थे केवल
3-3.5 लाख बन पाए हैं, वो शायद एक वीक लिंक है। ना वीक लिंक है, कई कारणों से है, उसका प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन State वगैरह का। हाँ implementation? राइट, ठीक है। स्टेट लेवल पे ही वो बेनिफिशियरीज का लिस्ट बनाएंगे, फिर वो उस तरह में प्रायोरिटाइजेशन करेंगे कि कब किसको देना है। पिछले कई सालों से जो वेटिंग लिस्ट है पहले उसको कवर करें, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम Legacy issues। इसमें आता। हाँ जी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फोकस रहेगा इस बार भी, चूँकि रूरल हाउसिंग, अब तो इंदिरा आवास योजना नहीं कहेंगे उसको, रूरल हाउसिंग बोल के प्रधानमंत्री करेंगे। आवास योजना शायद राइट, उसको, एग्जैक्टली, merge कर दिया राइट। जाए। इसलिए मेरे ख्याल से होगा, इस पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि शेल्टरलेसनेस एक बहुत बड़ा इशू है इस देश में, लैंडलेसनेस एंड शेल्टरलेसनेस, तो उसको एड्रेस करने के लिए खास करके मेरे ख्याल से एक फोकस अंतिम रहेगा। सवाल इससे पहले कि हम रैपिड फायर पे जाएं, ये जो सरकार की योजना है कि गांव तक सड़क पहुंचानी है, गांव तक बिजली पहुंचानी है, गांव तक आपको आवास पहुंचाना है, गांव तक पानी पहुंचाना है, बिल्कुल। क्या ग्रामीण विकास को समग्रता में ये सरकार देख रही है? समग्रता में ही देखने की जरूरत है, और कह भी रहे हैं सरकार आज के दिन में कि इसीलिए कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस, ये दो पे बहुत बड़ा फोकस है। उससे दो फायदा होगा, एक तो फायदा होगा कि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और दूसरा है कि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी भी होगी, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। तो हरवीर जी, क्या हम कम्प्रिहेंसिव तरीके से सरकार जो ग्रामीण जो विकास की योजनाएं हैं उनको ले रही है, या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है अगर उसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उस डायरेक्शन में चले जाते हैं और उसका नतीजा हम लोग सामने ले आते हैं, वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि खाली फसल का उत्पादन और उसका विपणन ही काफ़ी नहीं है, और ये बिल्कुल सबको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक्स्ट्रा माइल हमें चलना पड़ेगा, सरकार को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि उनका वहाँ पर एक समग्र विकास के रूप में हम लोग उनको मुख्य धारा में इकोनॉमी की इंटीग्रेट कर पाएँ। चलिए, अब अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं दोनों मेहमान, और रैपिड फायर का वक्त हो गया है। आइए देखते हैं कि रैपिड फायर में क्या कुछ है हमारे लिए। रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का कि खेती बाड़ी के 3 सबसे बड़े कदम क्या ले सकते हैं वित्त मंत्री? यह है रैपिड फायर का पहला सवाल। हक साहब, पहले तो मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन होना चाहिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट में भी, और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद नहीं है आज के दिन में। और दूसरी चीज़ ये है कि इरिगेशन पे फोकस होना ही चाहिए, और इरिगेशन में भी इरिगेशन यूज एफिशिएंसी पे भी ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि अपने खाली सबको डिप ट्यूबवेल आप मानते हैं, आपको कुछ अलग आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा साहब ने कि एक तो क्रेडिट, शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर बेनिफिट, इरिगेशन और मार्केटिंग रिफॉर्म्स। अब देखते हैं आज का रैपिड फायर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, किसानों के लिए दिए जाने वाले कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाया जाना चाहिए और क्यों? रीजनिंग में देनी है। हक साहब जी, बढ़ाया जाना चाहिए, और बढ़ाना रियल टर्म्स में बढ़ाना चाहिए। और क्यों बढ़ाना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि उसके बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही नहीं। फार्मर्स की हालत ऐसे भी बहुत ख़राब है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो उनके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खेती में बढ़ेगी नहीं। और ऑलरेडी आपके जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं रैपिड फायर सवाल नंबर 3 क्या है हमारा। सवाल नंबर 3, सिंचाई से जुड़े इनोवेशन के लिए बजट में क्या रियायतें हो सकती हैं? हरवीर साहब, मेरे ख्याल से जो हर बूंद से अधिक उत्पादन की जब हम बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वाटर, जिससे कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कम पानी में ज़्यादा कैसे उत्पादन ले सकते हैं, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के इनोवेशन का उपयोग करना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है रैपिड फायर राउंड। हमारा सवाल नंबर 5, खाद्य सुरक्षा को लेकर बजट में क्या कदम उठा सकते हैं वित्त मंत्री? हरवीर जी, खाद्य सुरक्षा को लेकर कुछ होगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ही खाद्य मंत्री ने कहा है कि जो खाद्य कानून हमारा जो है गारंटी देने वाला, उसको सभी राज्यों में लागू करना है। इसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और उसका जो एजेंडा है उसमें रिफॉर्म्स का, उसको लागू करना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि क्या है सवाल नंबर 5। हमारे पिटारे से क्या निकलता है जो वित्त मंत्री के लिए होगा? जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। अनुसंधान के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। हक साहब, अलग ऑलरेडी कृषि अनुसंधान के लिए फंड्स है। हमारा कहना है कि इसको बढ़ावा देने की जरूरत है और बढ़ाने की पड़ेगी, क्योंकि अगर जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में, तब तक आपका कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा नहीं। रिन्यूड फोकस, राइट। और साथ साथ एक्सटेंशन भी, आज के दिन में स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सटेंशन मशीनरी है बहुत वीक है, और जिसके चलते इम्पैक्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि ICR सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सबों का तालमेल से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हो जिसका इम्पैक्ट अच्छा रहे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं रैपिड फायर राउंड में, और अगला सवाल क्या है? खाद्य पदार्थों जो
महंगाई है उसको लेकर के वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल जिसने साल भर परेशान किया। हरवीर जी। बिल्कुल, देखिए दाल ने बड़ा परेशान किया और कुछ प्याज ने परेशान किया। सो उसका उपाय यही है कि इन दोनों का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को एक बेहतर दाम देने की व्यवस्था की जाए। सरकार कह ही रही है कि हम लोग दालों का बफर स्टॉक बनाएंगे, तो बेहतर होगा कि बफर स्टॉक के लिए बजट में प्रोविजन कर दें और साथ ही उसमें अगर कुछ ज़्यादा इंसेंटिव किसान को देना पड़े वो देना चाहिए, तो शायद हम महंगाई की जो प्रॉब्लम बीच बीच में आती है उस पर अंकुश लगा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेरे पास 2 और सवाल थे लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हरवीर जी आप भी स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें सीधे भेज सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए DD न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।